नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था 9 पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग। जो भी टॉपिक्स थे आपको इसके रिगार्डिंग जो है टेलीग्राम पे उस पर कुछ कमेंट आया हुआ था जिसका एक वीडियो बना दो। वीडियो बनाओगे तो अच्छा समझ में आएगा, तो मैं उसको वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में सब कुछ कवर्ड है, आपका समझ जाओगे, चीज़ें आप फॉलो करें। इस पे आपके पर्सनल जो चीज़ें हैं वो काउंट नहीं करती। आपको एक तरह से बेसमेंट लिया गया कि सबको आपको ऐसे फॉलो करना है। अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ और है उसके हिसाब से आप चेंज कर लेना। तो यहाँ पे बेसिक्स वाले जो है चीज़ें बता देता हूँ। 9 पर्सनल फाइनेंसेस रूल्स यू मस्ट नो, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो 9 पर्सनल फाइनेंस रूल है वो है आपका पहला रूल, रूल ऑफ 72 है, कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। रूल ऑफ 70 है इन्फ्लेशन, कितने साल में आपका पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा। 4% विड्रॉल रूल है, ये आप समझोगे। 100 माइनस एज रूल है, वो आप समझोगे। 10-5-3 रूल क्या होता है वो आप समझोगे। 50-30-20 रूल क्या होता है वो आप समझोगे। 3x इमरजेंसी फंड मतलब कंटीजेंसी फंड इसको बोलते हैं, वो आप समझोगे। 40% ईएमआई रूल क्या होता है वो आप समझोगे। और लाइफ इंश्योरेंस कितनी आपको ज़रूरत है वो आप समझोगे। ये बेसिक लिया गया है, इसमें आपके पर्सनल फाइनेंसेस जो हैं वो आपके काउंट नहीं है, पर्सनल कंडीशंस जो है वो काउंट नहीं है। आप समझ लेना, उसके हिसाब से आप फॉलो इसको कर सकते हो। जो पहला है आपका वो है रूल ऑफ 72, कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, मतलब रिटर्न आपको बताया गया कि रिटर्न आपको 6% है, 12% है, 15% है, 25% है, तो कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। तो सिंपल है, रूल ऑफ 72 का मतलब क्या है। अगर आपको पता करना है कितने साल में मेरा पैसा डबल होगा, तो 72 डिवाइड बाय जो परसेंट आपको मिल रहा है रिटर्न का उससे डिवाइड कर दो। तो 72 डिवाइड बाय परसेंट करोगे तो आपको ईयर्स चला आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो 6% है। 72 डिवाइड बाई 6 करूंगा तो आपके पैसे जो हैं, अगर 6% कोई बोल रहा है बैंक एफडी में दे रहा हूँ तो 12 साल में पैसे आपके डबल होंगे। कोई बोल रहा है 12% देने वाला हूँ साल का, तो आपका पैसा जो है सिंपल 72 डिवाइड बाई 12 कर दो, 6 ईयर्स में डबल होने वाला है। कोई बोल रहा है 15% लॉन्ग टर्म में पैसे आपको बनने वाले हैं, तो 72 डिवाइड बाई 15 करना 4.8 ईयर्स होता है। ऑलमोस्ट आपका 5 ईयर्स में पैसा डबल है। और कोई बोल रहा है 25% रिटर्न दे रहा है, तो वहां पे समझ लेना सिंपल 72 डिवाइड बाई 25 कर लेना, 2.88 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स में पैसा आपका डबल हो रहा है। ये सिर्फ काउंट नहीं है, इसमें लमसम काउंट है कि आप पैसे डालोगे तो आपका कितने साल में पैसा डबल होने वाला है। सिप काउंट जो है आपको एक्सायर से निकलता है, वहां पे जाके एक्सेल से जाके आप जो है निकाल सकते हो। तो ये चीज समझ गए। जो भी है 72 डिवाइड बाई जो भी परसेंट आपको बताया गया है उसको आप डिवाइड करो, नंबर ऑफ ईयर्स निकल जाएगा कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। एक और सवाल है कि कोई आपको बोल रहा है सर मैं आपको 12 ईयर्स में पैसे डबल करके दे दूंगा, और वहां पे बोल रहा है आप 1 लाख रुपीज डालो, जैसे इंश्योरेंस में होता है आप 20 लाख रुपीज डालो, आपको 15 ईयर्स के बाद जो है आपको 45 लाख रुपीज मिलेगा। तो समझ गए। तो यहाँ पे आपको यह बोल रहा है 40 लाख रुपीज मिलेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको पैसे डबल कर रहा है, वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रहा, सिर्फ टाइम बता रहा है। तो यहाँ भी सेम ही फॉर्मूला लागू होगा। जो भी आपको टाइम बताया गया है डिवाइड बाय 72 कर दो, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आ रहा है आपका। सिंपल है, 6, 12, 15, 25 ईयर्स में मान लो मेरे पैसे डबल हो रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 6, मतलब मुझे 12% मिल रहा है पर ईयर का। जो भी मेरा पैसा कमिटमेंट किया गया कि 6 ईयर्स में पैसे आपके डबल होने वाले हैं। अगर कोई बोल रहा है मुझे 12 ईयर्स में पैसे डबल करके दूंगा, तो सिंपल सी बात है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 72 डिवाइडेड 12 कर दो, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे इन्वेस्टमेंट पे 6% होने वाला है। और कोई बोल रहा है 15 ईयर्स में मैं पैसे डबल कर दूंगा आपका, 25 ईयर्स में पैसे डबल कर दूंगा, तो सिंपल है 72 डिवाइड 15 कर दो, आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है 5% का है। और कोई बोल रहा है 25 ईयर्स में पैसे डबल करके देगा वो, तो सिंपल सी बात है 72 डिवाइड बाई 25 ईयर्स, ये आपका 3% जो है पर एनम का इंटरेस्ट हुआ आपका। तो ये लमसम है, सिप का बता दिया मैंने, एक्सायर से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। 72 रूल्स क्या होता है, मतलब आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो और यहाँ पे ईयर्स भी निकाल सकते हो, सिर्फ आपको डिवाइड करना है 72 से, आपको चीजें जो है काउंट हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा जो है रूल ऑफ 70 इन्फ्लेशन रूल क्या होता है। इन्फ्लेशन रूल का मतलब है कि कितने साल में आपका पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा। अगर मान लो इन्फ्लेशन जो है 5% है, 6% है, 7% है या 8% है, तो आपके पैसे का वैल्यू कितना जो है कितने साल के अंदर हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों होगा सर जी? हाफ इसीलिए होगा क्योंकि मान लो इन्फ्लेशन और 5% का है, तो जो भी आप सामान खरीद रहे हो आज 100 रुपीज़ का, वो अगले साल 105 रुपीज़ का आपको मिलेगा। मान लो ये मोबाइल का दाम 10,000 रुपीज़ का है, अगले साल ये 5% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मैं अगले साल मोबाइल खरीदने जाऊंगा सेम मोबाइल, तो उसका वैल्यू होने वाला है 10,500 रुपीज़। अगर मान लो मैं वही 10,000 रुपीज़ को बैंक एफडी में डालता हूं और वो मुझे 3% इंटरेस्ट देता है, तो मेरा अगले साल जो वैल्यू होने वाला है बैंक एफडी में
10,000 रुपीज़ का, वो होने वाला है 10,300 रुपीज़। लेकिन मान लो मुझे ये मोबाइल खरीदना है अगले साल, उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा 10,500 रुपीज़, तब भी मैं 200 रुपीज़ शॉर्टफॉल में हूँ। तो समझ गए इन्फ्लेशन का वैल्यू क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किस प्रपोर्शनेट में आपके मनी का वैल्यू जो है डिग्रेड होता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन है उससे ऊपर जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है आप जनरेट करो। उसके लिए आपको या बैंक एफडी उससे ऊपर रिटर्न दे रहा है तो ठीक है, या फिर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा इक्विटी में थोड़ा डेट में आप मिक्स करके आप थोड़ा ऊपर जो है रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो ये आपकी मेन प्रायोरिटी है, मैंने बता दिया है क्या होता है। तो मान लो 5%, 6%, 7%, 8% है, तो कितने साल में जो है आपका वैल्यू जो है हाफ हो जाएगा। सिंपल रूल ऑफ 70 है, 70 से डिवाइड कर दो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को। तो यहाँ पे देख लो, अगर आपको 5% तो 70 डिवाइड बाई 5, जो भी पैसे का वैल्यू है 14 ईयर्स में हाफ हो जाएगा। मतलब जो है इस मोबाइल का दाम अगर 10,000 रुपीज़ है तो 14 ईयर्स के बाद सेम मोबाइल आपको 20,000 का मिलेगा, लेकिन आपका पैसा 10,000 रुपीज़ है। अगर आपने उस मनी को इंक्रीज नहीं किया इन्फ्लेशन से ऊपर, तो आपको जो है लॉस होने वाला है। मतलब आप ऊपर प्राइस पे सामान तो खरीदोगे, लेकिन आपके पैसे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है उतना ग्रो नहीं किया, तो आपको एनी हाउ लोन लेना होगा या फिर जो है कोई एसेट सेल करना होगा। तो सिंपल है, इन्फ्लेशन का सिंपल फंडा है, जो भी इन्फ्लेशन रेट है उससे ऊपर आप जो है रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करो, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, तभी आप जो है परचेजिंग पावर हो सकता है। अगर 5% इन्फ्लेशन रेट है तो 14 ईयर्स बाद आपके पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा। अगर 6% इन्फ्लेशन रेट है तो 12 ईयर्स के बाद आपके पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा। अगर 7% इन्फ्लेशन रेट है तो आपको 10 ईयर्स के बाद आपके पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा। अगर 8% इन्फ्लेशन रेट है तो आपका 9 ईयर्स के बाद आपके पैसे का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो कोशिश करना, सिंपल रूल है कि जो भी इन्फ्लेशन है उससे ऊपर आप रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करो, चाहे वो आप बैंक एफडी के थ्रू जनरेट करते हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के थ्रू जनरेट करते हो, चाहे आप ETF के थ्रू जनरेट करते हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जनरेट करते हो, कहीं से भी जनरेट करते हो, आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए जो भी मेरा इन्फ्लेशन रेट है उससे ऊपर मेरा जो है रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे। तीसरा रूल जो है वो 4% विड्रॉल रूल है। इसमें सिंपल है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिंपल है कि आपको जो भी आपका एनुअल एक्सपेंसेस है उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो है सिंपल रूल है। अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज है तो आपके लिए अलग से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। ये सिंपल रूल है कि मतलब मान लो कोई लाइबिलिटीज नहीं है, चीजें जो है बिल्कुल स्मूथ है। मान लो यहाँ पे जो है अगर आपको 50 ईयर्स के बाद 5 लाख पर ईयर की रिक्वायरमेंट है कि मेरा 5 लाख रुपीज पर ईयर जो है मेरा खर्चा चल जाएगा 50 ईयर्स के बाद, तो जो भी आपका पर ईयर एक्सपेंसेस है उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आपको जो है रिक्वायरमेंट चाहिए। मान लो मैं अभी 30 का हूँ, मेरे 30 ईयर्स के बाद मेरा रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपीज़ पर ईयर का है, तो 10 लाख इंटू 25 करूँगा तो मुझे मेरे कॉर्पस अकाउंट मेरा जो नेटवर्थ होना चाहिए 60 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए 2.5 CR का। अगर 2.5 CR है मेरे पास तो उसमें मैं क्या करूंगा, 50% मैं डाल दूंगा फिक्स्ड इनकम में। मान लो बैंक एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और मैं डाल दूंगा 50% इक्विटी में। इक्विटी मेनली लार्ज कैप लेना, मिड एंड स्मॉल कैप वॉलेटाइल होता है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि आप फिक्स्ड इनकम से और इक्विटी से आप 2% फिक्स्ड इनकम से पर ईयर और 2% इक्विटी से निकालो और 4% आप विड्रॉ निकालते हो पैसे, तो आपका जो है लॉन्ग टर्म में आपका जो है जो भी एक्सपेंसेस है वो चलता रहेगा। यहाँ पे इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया गया है, वो ध्यान रखना कि प्राइसेस इंक्रीज होगा आपको 10 ईयर्स, मान लो आपकी लॉन्जिविटी नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए है, उसके लिए अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग आता है। तो सिंपल है, चीज़ें मैंने बता रखा है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होने वाला है पैसे का 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, मान लो XYZ जो भी रिक्वायरमेंट है आपका, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना। हाफ अमाउंट आप डालना डेट में, हाफ अमाउंट डालना इक्विटी में, और 2% पर ईयर जो है आप निकालते रहो, पर मंथ बेसिस पे भी निकाल सकते हो। मतलब 4% पर ईयर निकलना चाहिए आपके फंड से, फिक्स्ड इनकम से और इक्विटी से, तो आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। विड्रॉल रूल ये होता है 4%, ठीक है, पर ईयर आप निकाल सकते हो अपने जो भी आपने कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है। ये भी चीज़ समझ गए। चौथा जो है आपका 100 माइनस योर एज रूल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका एज है उसको आप 100 से माइनस करोगे तो जो भी बच रहा है उसको आप इक्विटी में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ है मार्केट की, मेनली ये 50 ईयर्स के बाद आप चूज़ करना। अगर मैं मान लो 30 ईयर्स का हूँ और मुझे पता है मेरे पास 20-25 ईयर्स टाइम है, तो मैं कोशिश करूँगा, और लाइबिलिटी ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगा सारे पैसे मैं इक्विटी में डालूँ, ठीक है, डेट में छोड़ के। और डेट में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड करना है कि मान लो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में, तो आप डेट से पैसे इक्विटी में डाल सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। नहीं, अगर आपको एज है आपके पास तो कोशिश करना आप मैक्सिमम पैसे जो है इक्विटी में डालो। 45 ईयर्स के बाद जो है ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, या 50 ईयर्स के बाद जो है ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। मान लो 100 माइनस योर एज रूल है, तो मतलब आपका मान लो मेरा एज है 30 ईयर्स, तो मैं 100 में से 30
रिड्यूस करूंगा, मान लो किसी का एज 35 ईयर्स है, 100 में से वो 35 रिड्यूस करेगा तो क्या बच रहा है 65। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 65% इक्विटी में और 30% डेट में, ठीक है। और मान लो कोई 40 ईयर्स का है तो 100 माइनस 40 कितना हुआ 60% इक्विटी में और 40% आपका जो है डेट में। कोई 60 ईयर्स का है तो 100 माइनस 60 कितना हुआ 40, तो 40% वो इक्विटी में डाले और आपका क्या बोलते हैं 60% जो है वो डेट में डाले। फिर से यहाँ बोल रहा हूँ ये जो है कोई प्रूवन फॉर्मूला नहीं है। मान लो किसी को रिटायरमेंट का पैसा मिलता है और उसने कभी मार्केट देखा नहीं है, मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ये फॉर्मूला यूज़ मत करेंगे। मेनली आपका प्रायोरिटी रेगुलर इनकम का है तो आप 100% पैसा जो है वो डालें डेट फंड में ही, या फिर कोई ऐसा एसेट चूज करें जहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिलता हो। तो ये जो है एक तरह से नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। हर इन्वेस्टर का रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। ये भी चीज़ समझ गए। पांचवा जो रूल है 10-5-3 रूल, मतलब इसमें यह बताया गया है कि किसी को भी जो है रियलिस्टिक रिटर्न जो है वो अपने व्यू में रखना होगा, अपने माइंड में रखना होगा। रियलिस्टिक रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो रिटर्न जो आप अचीव कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग मान लो इक्विटी में 25% पे करते हो तो ये जो है आपको एडवाइजेबल नहीं है। आपको मानना पड़ेगा इक्विटी रिटर्न 10-12% देती है लॉन्ग रन में, तो आपको प्लानिंग 10-12% पे ही करना होगा। तो 10-5-3 रूल क्या है, 10% आप रिटर्न एक्सपेक्ट करो इक्विटी म्यूचुअल फंड से, 5% आप रिटर्न एक्सपेक्ट करो डेट एफडी से या अदर डेट फंड से, 3% और आप जो है रिटर्न एक्सपेक्ट करो सेविंग अकाउंट से। ये जो है नॉर्मल रूल है आपका, ये आपको माइंड में रखना होगा जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो अपना, तो ठीक है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, रेट ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये आपका बेसिक रूल है, ठीक है। 6 जो है आपका 50-30-20 रूल जो है ये मेनली एक्सपेंसेस का रूल है, आपको वो ध्यान रखो। इनकम टू एक्सपेंसेस का रूल है, 50% जो है आपके नीड्स में जाना चाहिए। मान लो आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ है तो 50,000 रुपीज़ आपको ग्रॉसरी, रेंट, EMI जो भी पे करते हो उसमें जाना चाहिए। 30% का आप जो है इंटरटेनमेंट में यूज़ कर सकते हो, कि मान लो इंटरटेनमेंट हो गया, वैकेशंस हो गया, या फिर कुछ और आपको इंटरटेनमेंट करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। 20% जो है आपको कंपलसरी जो है और आप सेव कर सकते हो, तो अच्छा रहेगा आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। 20% आप सेविंग्स में डालो, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल। 20% में कम से कम जो है 5% आप जो है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट गोल के लिए जो है आप उसको अलग कर लो। तो ये चीज़ें हैं, मैंने बता दिया है। 50% जो है आपको नीड्स, ग्रॉसरी, रेंट जो भी है, 30% वांट्स, इंटरटेनमेंट, और आप इसको रिड्यूस कर सकते हो इंटरटेनमेंट वाले को, तो वहाँ से आप सेविंग इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन अपने हिसाब से देख लेना। ये समझ गए। इसके बाद जो 7th रूल है आपका 3x इमरजेंसी रूल है। 3x कोविड की वजह से, पहले 3x था, जब से कोविड आया है उसके बाद जो है ये आपको रूल आप एटलीस्ट 6 मंथ या 12 मंथ्स का रूल मान लो इसको। मतलब कंटीजेंसी फंड मतलब क्या होता है, कुछ भी मान लो बुरा हो गया तो एटलीस्ट आपको उतने मंथ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए कि आपके पास टाइम मिल सके कि कुछ भी बुरा होता है तो आप उसको यूटिलाइज कर सको और सोच सको कि मुझे आगे करना क्या है। अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो फिर आपको प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आपको एसेट सेल करना होगा या फिर लोन लेना होगा, तो दिक्कत हो जाएंगी आपको। तो जो भी आपका मंथली सैलरी है एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का सैलरी जो है आप लिक्विड फंड में, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में या लिक्विड फंड में या बैंक एफडी में आप पुट रखो, कि मान लो कभी भी कुछ होता है तो उस पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हो और आपके पास टाइम मिल जाएगा कि मैं उसको सोच सकूं आगे क्या करना है मुझे, ठीक है। तो ये 3x रूल है। 3x रूल मेनली जो है आजकल काम वर्कआउट नहीं करता। मैं पहले जब कोविड से पहले 3x रूल काम करता था, अब जो है एटलीस्ट 6x और 12x का रूल को जो है फॉलो करो आप। ये चीज़ समझ गए। 40x EMI रूल क्या होता है कि जो भी आपका सैलरी है उससे 40% से ऊपर आप EMI जो है पे मत करो। मान लो किसी की सैलरी 80,000 रुपीज़ है, कोशिश करना सारा EMI आपका जो है 32,000 से नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप EMI ज़्यादा पे करोगे उसके बाद आपको नीड्स और वहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट मान लो रिड्यूस करते भी हो तब भी आप सेविंग्स रिड्यूस कर दोगे, फिर आपका जो पैसा है मेनली वो आपका जाएगा EMI में, आप उसको सेव नहीं कर सकते, तो सेव नहीं कर सकते फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो कोशिश करना 40% जो भी आपका सैलरी है उसके अंदर ही EMI होल्ड करना, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं एटलीस्ट 20% आप सेविंग्स में यूटिलाइज करना। ये भी चीज़ समझ गए। 9th जो है लाइफ इंश्योरेंस रूल है, सिंपल है, ये डिपेंड करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बेसिक रूल है, ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है किसी इन्वेस्टर का। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ एनुअली है या 5 लाख रुपीज़ एनुअली है तो 20x मतलब 20 टाइम्स, मान लो किसी की सैलरी 10 लाख रुपीज़ एनुअली है तो एटलीस्ट उसको 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मेनली टर्म प्लान आप यूज़ कर लो, वो सही रहेगा आपके लिए। किसी की सैलरी 5 लाख है तो एटलीस्ट उसको 1 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए। सिंपल टर्म में समझो। ये क्यों कि मान लो मैं कोई जो है सिंगल अर्निंग पर्सन है किसी फैमिली का और उसको कुछ होता है तो उसकी फैमिली दिक्कत में ना आए, उसके लव्ड वन दिक्कत में ना आए। अगर मान लो कोई सिंगल अर्निंग पर्सन है और उस पर डिपेंडेंट है फैमिली,
तो आपको कंपलसरी जो है ये काम करना होगा। ये जो है बेसमेंट है आपका लाइफ इंश्योरेंस। जो भी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 20x जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस में होना चाहिए। सर मान लो मेरी सैलरी इंक्रीज होती है तो उसके हिसाब से जो है आप इंक्रीज कर सकते हो अपने लाइफ इंश्योरेंस को, और जैसे जैसे लाइबिलिटी खत्म होती है वैसे वैसे आप जो है लाइफ इंश्योरेंस को आप छोड़ सकते हो, मतलब हटा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये काम आप कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया है। 9 रूल क्या है आपका, मैंने चीज़ें बिल्कुल बता रखी है आपको। इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस रूल क्या हो गया, 40x EMI रूल क्या हो गया, 3x इमरजेंसी रूल क्या हो गया, 50-30-20 रूल क्या हो गया, आपको 10-5-3 का रूल क्या हो गया, 100 माइनस एज का रूल एक क्या हो गया आपका, 4% विड्रॉल जो रूल है वो क्या है, 70 का रूल क्या है इन्फ्लेशन का, रूल ऑफ 72 क्या है वो बता दिया है। तो चीज़ें जो है बता रखी है मैंने, आप इसको फॉलो करें बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन हर इन्वेस्टर का अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग चीज़ें होती हैं। तो मेनली ऑलमोस्ट नहीं, सबका तो नहीं हो सकता, लेकिन मास में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जो है बर्डन नहीं है तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, वहाँ पर आप पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन कर लो। दोस्तों धन्यवाद।